मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से लेकर 1950। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनों के लिए यहाँ पर वन शॉट वीडियो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगी। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि वन शॉट वीडियो होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाला हूं। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बोला गया था कि भैया आप जो है बेशक थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, पर वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझाइए। क्योंकि क्या हुआ था कि लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे और मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। परंतु आज मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझाऊंगा। और अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत में 18वीं शताब्दी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल था। ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, इसके नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है जिस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, एक मिनट मैं यहाँ पर मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हाँ, तो यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि भाई 18वीं सदी में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका वर्णन करना है। तो भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका और बहुत ही आराम से आपको जो है इसका आंसर लिखना है और बहुत सिंपल आंसर है। तो देखते हैं ज़रा सबसे पहले। तो भैया स्टार्टिंग जब हम करेंगे इसके आंसर की, तो देखिए 18वीं सदी में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जटिल और परिवर्तनशील थी। बहुत साधारण शब्दों में लिखा हुआ है कि 18वीं सदी जो थी वो भारत की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा जटिल और परिवर्तनशील थी। इस समय के दौरान हुआ क्या कि भारत ने महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बदलावों का सामना किया। कि बहुत सारे यहाँ पर जो है सामाजिक बदलाव भी हुए, आर्थिक बदलाव भी हुए और अलग अलग आंतरिक और बाहरी कारकों से भी प्रभावित हुए। यानी कि ये जो बदलाव हुए सामाजिक और आर्थिक, ये आंतरिक रूप से भी प्रभावित हुए और बाहरी रूप से भी। अब यहाँ 18वीं सदी की भारतीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो भैया सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? सबसे पहला आता है समाज का ढांचा। तो भारतीय समाज एक जाति आधारित संरचना पर आधारित था, जिसमें जो है 4 वर्ण, आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा 11वीं 12वीं के अंदर भी, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि जो 4 वर्ण हैं इनके विभिन्न वर्ग जो है उसमें शामिल थे। इसके अलावा अनेक उप जातियां और समुदाय भी इसके अंदर मौजूद थे। पहला पॉइंट। दूसरा, समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, विविधता यानी कि अलग अलग, डाइवर्सिटी है ना, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई धर्म भी शामिल थे। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, धार्मिक प्रभाव। तो इस समय में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक स्थिति जो थी उसके अंदर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो धार्मिक प्रभाव, कि धर्म ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डाला समाज के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं धार्मिक प्रभाव के अंदर भक्ति और सूफी आंदोलनों ने भी क्या करा कि धार्मिक और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। इसी का जो दूसरा पॉइंट है कि धार्मिक संस्थान और मंदिर समाज के महत्वपूर्ण हिस्से थे और धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का आयोजन भी करते थे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका इसमें। तीसरा पॉइंट है भैया आपका, बहुत इजी है, शिक्षा और साहित्य। तो मुख्यतः अगर देखा जाए कि धार्मिक संस्थाओं जैसे कि मदरसा, गुरुकुल, इसके अंतर्गत जो है ये धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, अगर हम किसी भी धर्म के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी जो शिक्षा है वो कहाँ मिलेगी? वो धार्मिक संस्थानों में मिलेगी। तो धार्मिक संस्थानों के अंदर, हिंदू धार्मिक संस्थानों के अंदर जो है शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिमों के लिए मदरसे थे उसके अंदर शिक्षा दी जाती थी, और जो है गुरुकुल थे उनके अंदर शिक्षा दी जाती थी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट का पहला पॉइंट होगा। फिर आता है आपका साहित्यिक रूप से संस्कृत, फारसी और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर रचना होती थी। तुलसीदास का रामचरितमानस और सूरदास की रचनाएं इसी समय की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। क्लियर है? अब चलते हैं भैया, सामाजिक स्थिति की वर्णन हमने कर लिया है, सामाजिक स्थिति क्या थी। अब बात आती है आर्थिक स्थिति की। तो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका भैया कृषि। अब कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थी। अब आपको पता है कि भैया कृषि जो है ना, हमारा भारत क्या था, कृषि प्रधान देश था। तो कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि मानी गई है जिसमें जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर रहती थी। पहले क्या होता था, व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उससे पहले भी, और अगर हम उससे भी बहुत पहले जाएं तो सभी लोग जो है वो किस पर, प्राथमिक जो उनकी जो क्रिया होती थी वो होती थी कृषि। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। ठीक है भैया। दूसरा देखते हैं, फसल उत्पादन में चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना और कपास, ये सारी की सारी फसलें महत्वपूर्ण मानी जाती थी।
आगे चलते हैं व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यावसायिक केंद्र थे भैया, अलग अलग जगहों पर जो है बिजनेस जो सेंटर बना रखे थे, अलग अलग व्यावसायिक केंद्र बना रखे थे, जिसके अंदर अगर हम बात करें वो केंद्र कहाँ कहाँ थे, तो दिल्ली, आगरा, बनारस, हैदराबाद और बंगाल जैसे क्षेत्र जो थे वो इसके अंदर प्रमुख थे। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें किस किस चीज़ की खेती और किस किस चीज़ का व्यापार होता था। तो भैया व्यापार की अगर हम बात करें तो वस्त्र, मसाले, हीरे और अन्य हस्तशिल्प वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता था, निर्यात भी किया जाता था। अब निर्यात और आयात आपको पता है, आयात यानी कि लेना, निर्यात यानी कि भेजना किसी जगह पर, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे आप बोलते हो। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों, विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में सबने पढ़ा होगा 12th के अंदर भी, भारतीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही व्यापार के अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा पॉइंट आपका इसमें लिखेंगे आप उद्योग, इंडस्ट्री। कुटीर उद्योग यानी कि छोटे उद्योग जो होते हैं, जैसे कि कपड़ा बुनना, है ना, धातु कर्म और हस्तशिल्प, ये सभी जो है उद्योग थे जो प्रमुख थे और ये कुटीर उद्योग थे। विशेष रूप से बंगाल का कपास उद्योग, दक्षिण भारत का रेशम उद्योग, ये सब भी इसमें महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो बहुत साधारण शब्दों में आपको यहाँ पर समझाया गया है, आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखना है। जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं आपको ये पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आप अपनी कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, आपकी एक्सेप्टेबल होगी। आगे देखते हैं, शिल्पकार और कारीगरों ने हस्तशिल्प उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितने भी शिल्पकार थे और जो कारीगर थे, इन्होंने जो है जो हस्तशिल्प उद्योग होता है इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें भैया, हमारा 4th पॉइंट आता है कि राजनीतिक स्थिति क्या थी या राजनीतिक अस्थिरता क्या थी। तो मुगल साम्राज्य का पतन, पतन यानी कि समापन होना, किसी चीज़ का अंत हो जाना, है ना। तो जो मुगल साम्राज्य था उसका जो पतन है और अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय हुआ, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे, जैसे कि मराठा, सिख और निज़ाम शासकों ने राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया। तो भैया निज़ाम क्या होता है, जैसे एक जगह है हैदराबाद, हैदराबाद का जो शासक है उसको क्या बोला गया, निज़ाम बोला गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें आगे, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ में क्या करा, उनके बीच में संघर्ष हुआ और भारतीय रियासतों, रियासत का मतलब होता है भैया देसी रजवाड़े, रजवाड़े रियासत कहें दोनों मतलब सेम है। रियासत मतलब जहाँ राजा महाराजा शासन करते हैं उसको रियासत बोलते हैं, रजवाड़े बोलते हैं। इनके साथ में संधियाँ की, यानी कि इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, यानी कि इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो इन्हों को इनकी जो ये संधियाँ थी, इन्हीं ने क्या करा, आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर दिया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो भैया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में ये आंसर आपका तैयार किया गया है, ताकि आप लोग अपने आंसर्स लिखते समय कोई भी कन्फ्यूजन को फेस ना करें। 18वीं सदी का भारत सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक परिवर्तनशील दौर रहा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। जाति आधारित सामाजिक संरचना थी, धार्मिक विविधता इसके अंदर देखी गई, समाज को प्रभावित किया गया था इन सब चीज़ों के द्वारा। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इसके अंदर, और कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, ये आपका इसका निष्कर्ष है। तो भैया ये आपका 8 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अब जरा हम थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं कि आपका हिस्ट्री में ही है, बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या जो है इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या उसके जो फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ये प्रश्न भी आपका बहुत आसान है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इसे विशिष्ट और व्यापक बनाती हैं। अब भारतीय संविधान आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद से जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 1950 के अंदर, ठीक है, यानी कि लागू हुआ था, तो 1950 के बाद में भी ये भारतीय संविधान जो है वो लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को स्थापित करता है और नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, इनको भी स्पष्ट करता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जितने भी नागरिकों के अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है, जो भी हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला भैया बहुत इजी है, लिखित और विस्तृत संविधान। ये मैंने आपको कई बार इसका आंसर मैंने अपलोड भी किया है, और बहुत ही सरल शब्दों में आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि भारतीय संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? एक लिखित दस्तावेज है, और विस्तृत संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था।
अब इसके अंदर जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का आपका इसमें समय लगा था। आगे चलते हैं जरा। इसके अंदर 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें ये विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक माना जाता है। उसके बाद में आता है भैया इसकी जो संविधान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कि संविधान को जो महत्वपूर्ण बनाता है वो है आपका संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए। तो भैया संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है कि जो हमारा भारत है वो एक संप्रभु है, सबको लेकर चलने वाला है, समाजवादी है, समाज की सभी विचारधाराओं को लेकर चलता है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी एक धर्म को ना लेकर सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ पे जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया जाएगा। इस प्रस्तावना के अंदर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की गारंटी भी दी गई है। यह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। तो बहुत साधारण शब्दों में, इसको ज़्यादा डीप समझाने की जरूरत है भी नहीं, मेरे हिसाब से आपको समझ आ भी रहा होगा। आगे चलते हैं संघीय ढांचा। अब भारत क्या है, एक संघीय राज्य है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। संघीय का मतलब क्या है, जहाँ पर शक्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है। कहने का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे सपोज हमारा जो इंडिया है ना, ये इतना अच्छा नहीं हूँ मैं ड्राइंग में, पर फिर भी ये हमारा इंडिया है। अब पूरे देश पर जो शासन कर रहा है वो क्या है, वो केंद्र शासन है। क्या है, केंद्र। अब इसके अंदर जो अलग अलग राज्य बटे हुए हैं, है ना, तो इन राज्यों पे जो शासन हो रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य 2 भागों में जब शक्तियों को बांटा जाता है तो उसे संघीय बोला जाता है। ठीक है। अब संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए स्पष्ट शक्तियाँ होती हैं, कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। यह विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है और केंद्रीय, राज्य और संवर्ती सूचियों के माध्यम से इसको दिखाया गया है यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट आपका इसका होगा संघीय ढांचा। तीसरा पॉइंट आ जाइए जो बहुत ज़्यादा आपको इजी लगेगा और आपने सुना भी होगा, कई बार 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो। ये तो हिस्ट्री का एग्जाम है पर आपने उसमें पढ़ा होगा मौलिक अधिकार के बारे में। तो भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो भैया मौलिक अधिकार में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये समझना है कि भैया समानता का अधिकार कि कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, संघ बना सकते हो, अपनी पार्टी बना सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, तो हर कुछ कर सकते हो आप। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23-24 में बताया कि मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ सुरक्षा, किसी भी प्रकार का अगर शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आपके पास में एक अधिकार मौजूद है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो भैया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब धर्म की स्वतंत्रता कि भैया अगर आप हिंदू हैं तो पूजा प्रथा, जो पूजा पाठ है वो आप कर सकते हैं, है ना। आपका मन है भैया कि आप माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, आपको आरती करनी है, आपका आरती कीजिए, है ना। अगर आपका मन है भाई कि आप जो है नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप नमाज पढ़िए। आपका मन है गुरु गोविंद साहिब यानी कि आप गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, वहाँ पर आप पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, वो करिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर किसी भी धर्म को कोई रोक टोक नहीं है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कि भैया अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है सभी को, 14 वर्ष के बाद में सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर किसी भी अधिकार का, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो भैया सर्वोच्च न्यायालय में जाने का आपको पूर्ण अधिकार है, आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है आपका इसके अंदर नीति निर्देश तक। अब नीति निर्देशक तत्व कौन से होते हैं भैया, ये भाग 4 के अंदर दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि जो राज्य के नीति निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं, राज्य के, देखो मौलिक अधिकार क्या है, वो हमारे पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए यानी कि आपके लिए। इसमें क्या होगा, ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय में लागू नहीं होते, लेकिन राज्य के लिए नीति निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक है। क्लियर है यहाँ तक। आगे हमारा इसमें 6 पॉइंट आता है भैया मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान के 42वें संशोधन के तहत नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है, जो संविधान के भाग 4A में वर्णित है। ये कर्तव्य नागरिकों को संविधान का पालन करने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कहीं पे तिरंगा गिर गया तो आप क्या करेंगे, आपके मन में एक अपने आप ही भाव आएगा कि भाई तिरंगे को उठा लीजिए क्योंकि हमारे देश की शान है ना। कहीं राष्ट्रीय गान होता है तो आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या है वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है।
अगर क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा कि अगर भाई मैच स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रीय गान हो रहा है तो स्टेडियम में सभी लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करना, देश की एकता को बनाए रखना, तो ये मौलिक कर्तव्य में आता है। क्लियर है। फिर आता है भैया स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका बिल्कुल फ्री है, उसको किसी प्रकार का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई, कि भारतीय संविधान जो है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में न्यायिक प्रणाली संचालित है यहाँ पर, और ये फैसले खुलकर ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की विधायिका और कार्यपालिका के कार्य की न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी इनके पास मौजूद है। फिर आता भैया संशोधन की सुविधा। संशोधन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। संशोधन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है, बदलाव। कि भैया किसी भी चीज़ को जो ऐड किया जाएगा, जैसे जीएसटी आया था अभी, जीएसटी ये क्या, एक संशोधन है ना। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। इसमें जो बताया गया है कि 3 प्रकार के विभाजित किए गए संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं की मंजूरी से किया गया संशोधन। तो ये बदलाव इसके अंदर जो है एक्सेप्टेबल है। फिर आता है भैया आपका संसदीय प्रणाली। अब इसके अंदर बताया गया कि भारत में संसदीय प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, वास्तविक कार्यकारिणियाँ होते हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब है इसमें जो शासन है वो अलग अलग उसमें बट रहा है, और जो राष्ट्रपति है वो देश का जो है क्या है, नाम मात्र का मुखिया है। ठीक है, नाम मात्र का मुखिया। कहने का मतलब है तो देश का सबसे पहला नागरिक, राष्ट्रपति सब कुछ करेगा, पर जो देश के अंदर जो पूरे कार्य करेगा वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करेगा। ठीक है, आज आप बच्चों से पूछ लीजिए देश का प्रधानमंत्री कौन है तो हर कोई बता देगा। अगर हम पूछते राष्ट्रपति कौन है तो वो 10 बार सोचता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो है ज़्यादा नाम आता ही नहीं आगे, क्योंकि सारे कार्य के लिए, सभी कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद और संसद जो है, प्रधानमंत्री है, यही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। फिर आती है भैया संविधान की सर्वोच्चता। संविधान, भारत में जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और सर्वोच्च है, और उस जो संविधान में लिखा हुआ है वो बात माननी पड़ेगी। संविधान के किसी भी अनुच्छेद के खिलाफ कानून या कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा लिख दिया गया वही जो है आगे भी चलेगा। अब आता है भैया संहिता प्रावधान समान नागरिक, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। फिर आता है आपका इसके अंदर आपका 12th पॉइंट कि अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान इसमें मौजूद हैं। अब ये कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का किस्सा आपने सुना होगा। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष स्वायत्ता दी गई थी अनुच्छेद 370 पर, अभी हटा दी गई है। 2019 के अंदर इसको निरस्त कर दिया गया है, और अन्य राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान इसके अंदर शामिल हैं। अब भैया निष्कर्ष देख लीजिए और उसके बाद में आपका ये दूसरा प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान एक विस्तृत और व्यापक दस्तावेज है जो भारतीय लोकतंत्र की नींव को स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है भैया, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है इस वाले उसका। अब आते हैं भैया हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का विकास, उसके कारण की व्याख्या कीजिए। सांप्रदायिकता समझते हैं आप, सांप्रदायिकता क्या है, यानी कि जो दो धर्म हैं वो अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, वो संप्रदाय कहलाएगा, है ना। ये हिंदू संप्रदाय का है, ये मुस्लिम संप्रदाय का है, सिख संप्रदाय का है, इस तरीके से। तो सांप्रदायिकता का विकास एक जटिल प्रक्रिया रही है। इसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का समावेश मौजूद है। सांप्रदायिकता जो धर्म और समुदाय के आधार पर विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देती है। आपने सुना होगा ना, यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या है, हिंदू और मुस्लिम, है ना, जैन, सिख, ये तो अलग अलग संप्रदाय हैं जो अपने धार्मिक स्थिति को जो है ज़्यादा उच्च मानते हैं, तो इसे सांप्रदाय कहेगा। अब इसके विकास के कौन कौन से कारण हैं वो देखिए। कैसे आया सांप्रदाय, कैसे इसका जो है कॉन्सेप्ट सामने आया है। तो औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, कि भैया औपनिवेशिक मतलब जिन्होंने कब्जा किया किसी छोटे देश पर या छोटे उस पर, है ना, तो औपनिवेशिक हैं वो। तो ब्रिटिश नीतियाँ थी कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और उन्होंने क्या करा, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में विभाजन को बढ़ावा दे दिया, और इसी से क्या हुआ, सांप्रदायिकता को और बढ़ावा मिला। आगे आता है आपका इसमें पॉइंट सांप्रदायिक जनगणना। सांप्रदायिक जनगणना, ब्रिटिश सरकार ने जनगणना और प्रशासनिक रिपोर्टों में धार्मिक पहचान को प्राथमिकता दी। उसने क्या करा कि धार्मिक पहचान को संस्थागत रूप मिला और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल गया, कि भाई अब जैसे हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, तो क्या होगा, ये अपने संप्रदाय अपने अलग अलग अपने आप को सोचने लगेंगे ना। तो उसके बाद आता आपका ऐतिहासिक कारण।
भैया ऐतिहासिक कारण भी है इसका। जैसे मध्यकालीन इतिहास के अंदर अलग अलग धर्म समुदाय के बीच में संघर्ष होने थे और आक्रमणों का इतिहास भी रहा है। तो यही जो संघर्ष और आक्रमण होते रहे अलग अलग धर्म के बीच में, इसी ने सांप्रदायिकता के बीच में जो है सांप्रदायिकता का बीज बोने में सहायता की थी। धार्मिक संघर्ष की बात करें, जैसे कि मुगल शासन और विभिन्न मुस्लिम शासकों के समय में हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुए, और यही सभी संघर्ष जो है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में भी सहायक रहे। फिर आता भैया आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की बात करें तो विभाजन की राजनीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी राजनीतिक पार्टियों के बीच में मतभेद विभाजन के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी जो थी, जिसमें ये कहा गया था कि वी आर मुस्लिम्स एंड वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर विद हिंदूज, वी वांट सेपरेट कंट्रीज फॉर मुस्लिम, कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर दिया जाए। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत ने भी जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में विभाजन को और ज़्यादा इन्होंने गहरा कर दिया। क्लियर है। फिर आता विभाजन की त्रासदी। अब विभाजन हुआ था, यानी कि 1947 में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि भारत का विभाजन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे होने लगे। हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, और इन्हीं दंगों की वजह से विस्थापन हुआ, एक जगह से लोग दूसरी जगह पर गए, और उसके बाद में सांप्रदायिकता को स्थायी रूप मिल गया और भारतीय समाज में अपनी जड़ें जमाने में इसको और ज़्यादा मदद मिली। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है भैया सामाजिक और आर्थिक कारण। तो सामाजिक और आर्थिक कारण जैसे शिक्षा और जागरूकता की कमी, कि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी अज्ञानता की वजह से, पूर्वाग्रह की वजह से उनको बढ़ावा देते हैं और सांप्रदायिकता को और ज़्यादा मौका मिल जाता है। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है, किसी ने कहा भाई हिंदुत्व राष्ट्र है तो आपको हिंदुत्व को सपोर्ट करना है, किसी ने कहा कि भाई पहले जो है मुगलों का शासन था, पहले जो है मुसलमानों का शासन था, तो अब जो है आने वाले टाइम में भी उनका शासन होना चाहिए। तो जब लोगों के अंदर अज्ञानता है, यानी कि लोगों को पहले से ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी नहीं है, शिक्षा की कमी है कि भैया वो पहले जो हुआ वो ठीक है, पर आज ऐसी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पर फिर भी लोग इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और सांप्रदायिकता फिर और ज़्यादा निखर कर सामने आ जाती है। आर्थिक असमानता। अब भाई इकोनॉमिकल कंडीशन अगर हम देखें, जो अनइक्वालिटी है कि आर्थिक असमानता और संसाधनों की कमी से समुदायों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी, संघर्ष को बढ़ावा मिला और आर्थिक असंतोष ने सांप्रदायिकता को बढ़ावे में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। आगे चलते हैं धार्मिक पहचान और कट्टरता। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है धार्मिक पहचान, अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, और कट्टरता यानी कि एक ही धर्म के प्रति बस मर मिटेंगे, लाइक इस तरीके की उनकी सोच होती है। तो धार्मिक कट्टरता, जिसमें धार्मिक नेताओं और संगठनों द्वारा कट्टरता और धार्मिक श्रेष्ठता के प्रचार प्रसार ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। आगे बताते हैं हम कि एक दूसरे के धर्म के प्रति अनादर करना, कि लोग क्या करते हैं धार्मिक असहिष्णुता, यानी कि वो एक दूसरे के धर्म को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सांप्रदायिकता तो बिल्कुल तनाव में आएगी, है ना। उसके बाद में आता मीडिया और संचार। तो भैया इनकी तो क्लैपिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया और संचार की बात करें तो ये ऐसी अफवाहें फैला देते हैं, ऐसी कवरेज दिखा देते हैं कि व्यक्ति अगर किसी भी धर्म को सपोर्ट करना चाहे, किसी भी धर्म के सम्मान में अगर अपना सर झुकाना चाहे तो वो वहीं रुक जाएगा। मीडिया द्वारा सांप्रदायिक घटनाओं को अतिरंजित कवरेज और अफवाहों का प्रसार कर देती है, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता आगे आ जाती है। सामाजिक मीडिया। आधुनिक समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भैया अफवाहें फैलाना, घृणा फैलाने वाले संदेशों में सबसे ज़्यादा ऊपर है। छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर जो है जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। फिर राजनीतिक लाभ। आज भी आपने देखा होगा, अगर हम बात करें कि भाई अभी जो 2024 के जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा वोट बैंक की राजनीति, कि भैया अलग अलग, देखो मैं पार्टीज़ के नाम नहीं लूँगा, कोई पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, कोई पार्टी जो है वो दूसरे धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, किसी का एजेंडा कुछ, किसी का एजेंडा कुछ। कहने का मतलब क्या है कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोग सांप्रदायिकता को और बढ़ावा करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति के आधार पर। सांप्रदायिक दंगे और हिंसा में राजनीतिक संरक्षण और समर्थन ने सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया है। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, सांस्कृतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान, विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलनों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब
सामाजिक विभाजन, जाति और समुदाय ये भी बढ़ गए और इससे भी क्या हुआ, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो यहाँ आपका ये प्रश्न खत्म होता है, इसका ये आपका निष्कर्ष है, आप इस निष्कर्ष को देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने प्रश्न किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका कि भैया भारत के विभाजन के क्या कारण थे, यानी कि जो हमारा इंडिया था व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उस समय हमारे भारत के 2 टुकड़े हो गए। क्योंकि जो हमारा इंडिया था पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले जो है ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया के बाद में जब इसके टुकड़े हुए तो ये 2 भागों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान 2 भागों में बट गया, है ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। फिर उसके अंदर पूर्वी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। तो ये तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि भैया भारत का जो विभाजन हुआ इसके क्या कारण थे, किस वजह से भारत टूटा। तो सबको पता ही ऐतिहासिक घटना है और भारतीय उपमहाद्वीप को 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के बहुत सारे कारण थे। अब वो कारण कौन कौन से थे वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला है भैया धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन, हिंदू मुस्लिम भेदभाव। तो धार्मिक हिंदुओं में और भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में धार्मिक असहिष्णुता हो गई, अविश्वास पैदा हो गया और इसी वजह से क्या हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और विभाजन हो गया। सांप्रदायिक तनाव कि 19वीं और 20वीं सदी में सांप्रदायिक दंगे, हिंसा में वृद्धि हुई और जिससे कि दोनों समुदायों के बीच में क्या हो गई, खाई बढ़ गई और दोनों समुदाय एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। फिर भैया एक और आई मुस्लिम लीग, इसने और आग में घी डाल दी। मैंने आपको बताया था इसमें क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने इसकी स्थापना की और इन समुदायों को अलग करने के लिए मांग की राष्ट्र की कि भैया मुस्लिम लोग जो है वो हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, आज़ादी हो गई है, अब हमारे को जो है अपना एक अलग देश बना दीजिए, हमारा एक अलग राष्ट्र बना दीजिए। और इसी की वजह से देश का विभाजन हो गया। लाहौर प्रस्ताव, मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपने अधिवेशन में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग की थी। इसकी वजह से पाकिस्तान के रूप में जो है इसको स्वीकार कर लिया गया और एक नया देश निकलकर सामने आया। फिर आती है औपनिवेशिक नीतियाँ। औपनिवेशिक नीतियाँ यानी कि आपने देखा होगा जो विदेशी लोग थे जो हमारे पे शासन कर रहे थे, उन्होंने बहुत मज़े लिए। उन्होंने क्या करा कि भैया टूट रहा है देश, अगर हम जाएंगे, वो बोलते ना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो खुद तो जा ही रहे थे देश छोड़कर। तो उन्होंने क्या करा, उनको तो पता चल चुका था कि हमारा तो पत्ता साफ हो गया, अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनको एक थाली के अंदर मत रहने दो, एक थाली में मत खाने दो, एक थाली के चट्टे बट्टे बोलते ना, तो भाई इनको ऐसा नहीं रहने देंगे, तो फूट डालो राज करो की नीति। अब ब्रिटिश विभाजनकारी नीतियाँ थी जिसके अंदर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई और हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन को प्रोत्साहन मिल गया। आता है फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कि भाई ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए। तो भैया ये हमारा एक और महत्वपूर्ण कारण था। फिर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर हो गया और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सामना करना पड़ा और इसी के बाद में नेताओं ने इस विभाजन का फ़ायदा उठा लिया। उसके बाद में इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो भैया, काबुल का समझौता। कि युद्ध के बाद में क्या हुआ था, भारत सरकार ने राजनीतिक समाधान की दिशा में काबुल पर समझौता किया जो विभाजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। और राजनीतिक संघर्ष और मतभेद, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मतभेद हो गया। राजनीतिक असहमति होने लगी कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक मतभेद गहराते चले गए और अलग अलग वकालत करने लगे लोग अपने अपने उसकी, और इस वजह से क्या हुआ, राष्ट्र का विभाजन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। फिर आता भैया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना, ब्रिटिश सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसमें एक संघीय भारत सरकार का प्रस्ताव जो है इसके अंदर डाला गया, लेकिन ये योजना भी असफल रही क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी। इसकी वजह से भी भारत का विभाजन हो गया। फिर आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक भिन्नताएं थी भैया, हमारा भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है जहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग तबके के लोग एक साथ रहते थे। तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक भिन्नताएं देखी गई जिसकी वजह से विभाजन को और भी ज़्यादा जो है बढ़ावा मिला। फिर आता भाषा विभाजन। अब भाषा भी एक विभाजनकारी कारक बनी थी, जैसे हिंदी और उर्दू भाषाओं के बीच में मतभेद था। अब इन दोनों के बीच में मतभेद तो सांप्रदायिकता को तनाव मिला और इसकी वजह से ही भारत का विभाजन हो गया। आर्थिक असमानता। तो भैया आर्थिक असमानता की बात करें तो आर्थिक असमानता थी कि भाई संसाधनों और नौकरियों को जो लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी कि भाई, तो इस चक्कर में भी क्या हुआ, विभाजन हो गया। और अंतिम घटनाएं अगर हम देखें तो माउंटबेटन योजना हुई थी।
माउंटबेटन यानी कि जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने भारत के विभाजन की योजना को प्रस्तुत की कि जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार भी कर लिया, और इस वजह से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन कर दिया गया। विभाजन के साथ ही सांप्रदायिक हिंसे होने लगे, विस्थापन होने लगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए, दंगे शुरू हो गए जिसमें लाखों लोगों को प्रभावित कर दिया था। विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक हिंसा होने लगी, विस्थापन और शरणार्थी संकट में आ गए कि अब हम कहाँ जाएंगे। जो लोग आज तक ये सोचते थे कि हम अपने देश के नागरिक हैं, आज वही देश उनके लिए पराया हो गया, विदेश हो गया। ठीक है भैया, ये सारे अभी कारण थे आपके इस वाले प्रश्न के, तो ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो क्या कहता है। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के स्वरूप, विचारधारा और उसकी सीमा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई। तो महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा, उन्होंने कैसे यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई थी, उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के स्वरूप, विचारधारा और उसकी सीमाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी जो रणनीतियाँ थीं और जो विचार थे, न केवल स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा दी, बल्कि भारतीय समाज और राजनीति पर भी उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का योगदान कितना था, गांधी जी ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। कुछ लोग उनको पॉजिटिव अप्रोच में देखते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव अप्रोच में देखते हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। पर जो हमें इतिहास बताता है, जो हमें इतिहास में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ वही समझना है पहले कि अहिंसा और सत्याग्रह, नॉन वायलेंस उनका जो सबसे पहला हथियार था। गांधी जी ने अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का मुख्य हथियार बनाया। उन्होंने हिंसात्मक तरीकों के बजाय अहिंसात्मक विरोध और प्रतिरोध पर जोर दिया, और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नैतिक बल मिला और जन समर्थन भी बढ़ा दिया गया। सत्याग्रह, सोल फोर्स ऑफ ट्रुथ फोर्स, यानी कि यह हो सकता है कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह गांधी जी की एक और महत्वपूर्ण रणनीति थी। गांधी जी का यह हथियार था कि जब भी उनको कोई लड़ाई करनी होती थी, किसी के खिलाफ जाना होता था, तो वो सत्याग्रह करते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे, आंदोलन पर बैठ जाते थे, है ना, ये सब चीज़ें। बिना हिंसा के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जन आंदोलन का नेतृत्व, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए और उसके अंदर जो है जनता का नेतृत्व भी किया। जैसे चंपारण एपिसोड के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 12th क्लास के अंदर इंडिगो वाला लेसन पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि चंपारण में जाकर गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया और वहाँ पर नील की खेती के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार थे उनको ख़त्म किया था। ठीक है, फिर आता है स्वदेशी और आर्थिक स्वावलंबन। स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी ने आपने देखा होगा कि भाई खादी का प्रचार किया, खादी वस्त्रों का प्रचार किया, है ना, और उसके बाद में जो है इन्होंने विदेशी वस्त्रों की जो है होली जलवाई थी, बहुत सारे काम इन्होंने किए। सामाजिक सुधार के अंदर, हाँ, इसके लिए मैं आप इनको जो अप्रिसिएशन के बिल्कुल काबिल है कि इन्होंने जो है अनटचेबिलिटी बात जो थी, जाति प्रथा थी, इसके खिलाफ भी संघर्ष किया। ठीक है, कि जो लोग थे, जो हरिजन जिनको दलित कहा जाता है, इनके अधिकारों की रक्षा की, महिलाओं को मान सम्मान दिलाने की बात की गई, है ना, तो ये सारे काम इन्होंने जो है अच्छे किए थे। उसके बाद में शिक्षा और नैतिकता पर जोर, भाई बेसिक एजुकेशन पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो बोला था कि गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से हम समाज और आर्थिक सुधार कर सकते हैं। बुनियादी शिक्षा यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर नैतिक शिक्षा हो और हस्तकला हो, शारीरिक श्रम हो, इन सब चीज़ों को इसमें इन्होंने बढ़ावा दिया। नैतिक कर्तव्य, गांधी जी ने नैतिक और सच्चाई पर आधारित नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके नैतिक आचरण और व्यक्तिगत जीवन ने लोगों को प्रेरित किया और राजनीति में नैतिकता के महत्व को पुनर्स्थापित भी कर दिया था। आगे आता भी आपका 6 पॉइंट, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष। असहयोग आंदोलन, सबसे पहले इन्होंने भाई असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सरकारी सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया, तोड़ दिया अच्छी तरीके से, और भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा दिया कि हाँ भैया, हम लोगों को जो है आज़ादी मिल सकती है। फिर नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने क्या करा, नमक कर, यानी कि भैया हमारे भारत में नमक ही तो सबसे ज़्यादा है, अब इस पर भी हम टैक्स देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसके खिलाफ दांडी मार्च किया और एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रियात्मक विरोध भी किया, और इस आंदोलन ने देश भर में ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ जन आंदोलन को बढ़ावा दे दिया। और भैया उसके बाद आया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और व्यापक पैमाने पर आंदोलन चलाया, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और मजबूरन सभी को देश छोड़कर जाना पड़ा। अब इसका लास्ट पॉइंट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये प्रश्न भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको ये सारे प्रश्न मिल रहे हैं आंसर के साथ, तो आप बहुत अच्छे से इसे पढ़िएगा। भारतीय
राजनीतिक विचारधारा की पुनः परिभाषा, ग्राम स्वराज, गांधी जी ने विकेंद्रीकरण किया, ग्राम स्वराज का सिद्धांत प्रस्तुत किया, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई, स्वशासित बनने पर जोर दिया गया, स्वराज पर जोर दिया गया, सत्य और अहिंसा पर आधारित राजनीति को अपनाया इन्होंने। ठीक है, तो ये हमारे इसके पॉइंट्स है गांधी जी वाले प्रश्न के, ये आपका निष्कर्ष है। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो देख लेते हैं। एक और प्रश्न आपका इस पुस्तक से, क्या आप यह सोच सकते हैं या सोचते हैं कि नवाबों की व्यक्तिगत असफलता के कारण बंगाल में राजनीतिक रूपांतरण हुआ? ये आपका इसी वाली बुक से आपका प्रश्न है कि जो नवाब थे उनकी जो व्यक्तिगत असफलता हुई उसके कारण बंगाल में जो राजनीतिक रूपांतरण हुआ उसके बारे में बताइए। तो भैया यहाँ आपका प्रश्न और ये है आपका आंसर। इसको देख लेते हैं कि बंगाल में राजनीतिक रूपांतरण का मुख्य कारण नवाबों की व्यक्तिगत असफलता को पूरी तरह से ठहराना एक सीमित दृष्टिकोण होगा। ये भैया पूरी तरीके से अगर हम बंगाल के विभाजन की बात करें, उसकी असफलता की बात करें, तो इसका ये पहला कारण माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ। तो नवाबों की प्रशासनिक असफलता, भैया कुशल प्रशासन की कमी थी, इसकी वजह से बंगाल के नवाबों के शासन में प्रशासनिक कुशलता की कमी होने की वजह से उनके दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, भाई भतीजावाद और अंदरूनी कलह बढ़ती रही, जिसकी वजह से इनका विभाजन हुआ। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक अस्थिरता के नवाबों के बीच में सत्ता संघर्ष और आंतरिक विवादों ने बंगाल की राजनीतिक स्थिरता को कमजोर कर दिया। नवाबों की आपसी दुश्मनी, सत्ता के लिए संघर्ष में प्रशासन को कमजोर कर दिया गया था। फिर आता भैया वही ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ही खतरनाक कंपनी थी ये। इसकी रणनीतियाँ देखो कि व्यापारिक लाभ की तलाश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक लाभ के लिए क्या करा, बंगाल में हस्तक्षेप किया और उन्होंने स्थानीय राजाओं और नवाबों को अपने व्यापारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ फ़ायदा हुआ उन्होंने उसकी तरीके से अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब लोग भी तो चूरन है ना, उनको समझ ही नहीं आता भाई कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है कौन नहीं। तो सैनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप, कंपनी ने अपने सैन्य और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए स्थानीय सत्ता संघर्षों का फ़ायदा उठाया। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार और बाद में बक्सर की लड़ाई और इसके अंदर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत कर दिया गया इसके द्वारा। ठीक है, फिर आता भैया आर्थिक शोषण और दमन। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये जो है एक मैराथन टाइप में ये हो जाए और आपका जल्दी ख़त्म हो जाए। कृषि और व्यापारिक शोषण, कंपनी ने बंगाल के किसानों और व्यापारियों का आर्थिक शोषण किया, भारी टैक्स लगाया, आर्थिक नीतियाँ, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया था। बंगाल के अंदर अकाल पड़ा 1770 के अंदर, तो कंपनी की कठोर नीतियों और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप बंगाल में भीषण अकाल और जिससे लाखों लोग मर गए और अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो गई। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक संरचना में बदलाव, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल की सामाजिक संरचना में बदलाव आया। जमींदारी व्यवस्था का पुनर्गठन और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव ने समाज को प्रभावित कर दिया। तो ये हमारे इसके सामाजिक संरचना में बदलाव वाला पॉइंट है। फिर आता आपका सांस्कृतिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन के प्रभाव से बंगाली समाज में सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तन हुए और क्या हुआ, बंगाल पुनर्जागरण ने समाज में जागरूकता और परिवर्तन की लहर पैदा कर दी। फिर आता भैया आपका बाहरी हस्तक्षेप। सिंपल सी बात है भैया, देखो बोलते हैं ना कि बाहर से अगर किसी ने हस्तक्षेप किया तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो अफगान और मराठा आक्रमण हुआ बंगाल पर, अफगान और मराठा आक्रमण ने नवाबों की स्थिति को कमजोर कर दिया। स्थानीय सरदारों और जमींदारों का समर्थन, स्थानीय सरदारों और जमींदारों ने अपने स्वार्थों के कारण ब्रिटिशों के साथ में सहयोग कर दिया। सरदार कौन होते हैं आपको पता होगा, यानी कि कोई भी मुखिया जो सभी की लीडरशिप करेगा, यानी कि एक समूह के अंदर कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति जो युद्ध के विवादों को निपटाएगा, युद्ध होगा तो उस समय अपने आप को आगे रखेगा। तो ये सारे काम करने का काम किसका था, सरदारों का था। नवाबों की व्यक्तिगत कमजोरियां, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में आपका ये प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। नवाबों की व्यक्तिगत कमजोरियां थी कि भाई जो सिराजुद्दौला थे उनकी जो असफलता थी, नवाब सिराजुद्दौला की नेतृत्व में कमजोरियां और सैनिक रणनीतियों में विफलता हुई और प्लासी की लड़ाई में हार हुई, इस वजह से जो है उनका विभाजन हुआ। मीर जाफ़र और मीर कासिम की भी भूमिका, मीर जाफ़र और मीर कासिम जैसे नवाबों ने भी ब्रिटिश के साथ में गठबंधन कर लिया, दोगले लोग थे, इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने गठबंधन किया और क्या हुआ, उसके बाद में नवाबों की सत्ता में विघटन हो गया। निष्कर्ष ये आपके सामने आ गया है। निष्कर्ष तो आप खुद पढ़ ही सकते हैं भैया, इतनी तो मेहनत कर लो, है ना, इतना आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने आपको सब बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि भैया जल्दी जल्दी से ये प्रश्न कराने हैं सभी बच्चों से। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भैया कि आप वीडियो को देखिए पूरा और समझिए। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी हैं, बहुत मेहनत से तैयारी की गई है।
प्रश्न इतनी सरल भाषा में लिखे गए हैं कि आप जो है आराम से इनको समझ सकते हैं। मिसलों का उदय। अब सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या थी। अब ये आप सोचेंगे सर ये मिसलों क्या है, तो भैया ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। मिसलों का उदय और सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका। मिसल एक सिख सामरिक संगठन थे जिनका उदय 18वीं सदी के अंदर हुआ। ये संगठन सिख योद्धाओं के संग माने गए थे जिन्होंने मुगलों और अफगानों के खिलाफ संघर्ष किया, पंजाब क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। और मिसलों का उदय, उनकी संरचना और सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका का विश्लेषण इसके अंदर मौजूद है। अब वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है भैया। मैं भी थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, पर फिर भी आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि आपका पेपर पास है, ठीक है। तो बेटा काहे उदास है, इसको देख लीजिए और अपने अच्छे नंबर ले लीजिए। मिसलों का उदय, राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। मुगल साम्राज्य का पतन। भैया 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था जिसमें पंजाब क्षेत्र में सत्ता का एक शून्य उत्पन्न हुआ। अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए सिख योद्धाओं ने अपने संगठन को मजबूत कर दिया। दूसरा पॉइंट, अफगान आक्रमण। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के हमले ने पंजाब को कमज़ोर कर दिया था जिससे स्थानीय सिख सरदारों को संगठित होने का अवसर मिला और उसके बाद में इन्होंने जो है अपना एक ग्रुप बना लिया योद्धाओं का। सिख गुरुओं का प्रभाव भी इसमें था कि भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सैन्य संगठन और अनुशासन में डाला। खालसा पंथ, इसके अनुयायियों ने सिख समुदाय को एक संगठित और सशस्त्र शक्ति के रूप में स्थापित किया। बस उसके बाद में क्या था, मिसलों का जो है गठन हो गया। और संरचना और संगठन की बात करें तो मिसल का अर्थ होता है सम्मान। विभिन्न सिख योद्धाओं ने 12 प्रमुख मिसलों का गठन किया था जिसमें फौजदार सिंह के नेतृत्व वाली फौजदार मिसल, रामगढ़िया मिसल और भंगी मिसल और अन्य प्रमुख मिसलें इसके अंदर शामिल थी। प्रमुख मिसलें अगर हम बात करें तो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ संघर्ष करने वाले मिसलें शामिल मानी गई हैं। प्रमुख मिसलों में सुकर चकिया, अहलूवालिया, नकई और अन्य ये मिसलें शामिल थी। सिख राज्य व्यवस्था में मिसलों की क्या भूमिका रही। सैन्य संगठन और सुरक्षा। भैया सैन्य शक्ति और मिलिट्री अभियान ये इसके अंदर जो है प्रमुख माने गए। फिर राजनीतिक नियंत्रण और शासन की बात करें, थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो हम लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पर मैं आपको पढ़ाऊँगा सारा ही। तो राजनीतिक नियंत्रण और शासन। क्षेत्रीय नियंत्रण। मिसलों ने पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और स्थानीय शासन की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने क्या करा, कर वसूलना, न्याय व्यवस्था देखना और प्रशासनिक कार्य इसके अंदर शामिल थे। सिख महासंघ। मिसले आपस में संगठित होकर एक महासंघ बना लिया उन्होंने जिसमें प्रमुख सरदारों की एक परिषद यानी कि सरबत खालसा होती थी और यह परिषद सामूहिक निर्णय लेने में सहायक होती थी। सामाजिक और आर्थिक भूमिका। भाई मिसलों ने सिख समाज की संरचना को संगठित किया, उन्होंने धार्मिक स्थलों की रक्षा की और समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। आर्थिक पुनर्निर्माण। मिसलों ने जो है स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित किया, कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया और सुनिश्चित किया कि सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। उसके बाद में भैया यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हमारा ये प्रश्न भी खत्म हो जाएगा। रंजीत सिंह और सिख साम्राज्य। रंजीत सिंह जो थे वो कौन थे। महाराजा रंजीत सिंह ने सुकर चकिया मिसल के नेता के रूप में उभरकर अपने सभी मिसलों को एकजुट किया, सिख साम्राज्य की स्थापना की और पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में बदल दिया। केंद्रीकरण। रंजीत सिंह ने मिसलों की सैन्य और राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीकृत किया जिसमें कि एक संगठित और मजबूत सिख साम्राज्य का यानी कि राज्य का निर्माण हुआ। लास्ट में आपका ये आपका निष्कर्ष भैया आपके लिए, निष्कर्ष पढ़ लीजिएगा और वीडियो को आगे देख लीजिएगा। अब प्रश्न आता है आपका, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या मंशा थी। बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था, इसके पीछे उनका क्या रीज़न था, क्यों उन्होंने जो है लागू किया, किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत सरल प्रश्न है और इसको पूछा जाता है कई बार, तो आप आराम से देख लीजिएगा इसको कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने की मंशा और इसका किसान की स्थिति पर क्या प्रभाव था। सबसे पहले कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी यानी कि स्थायी बंदोबस्त था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया स्थायी बंदोबस्त। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एक प्रमुख भूमि राजस्व सुधार था। इसके पीछे क्या कारण थे, क्या मंशा थी, वो हम लोग जान लेते हैं अब इसमें आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया राजस्व स्थिरता यानी कि निश्चित राजस्व। ब्रिटिश सरकार ने निश्चित और स्थायी राजस्व संग्रह की व्यवस्था लागू की।
इससे उन्हें वार्षिक राजस्व में स्थिरता मिली और प्रशासनिक जटिलता कम हुई। राजस्व समझते हो ना, खजाना है ना, राजकोष जिसे बोलते हैं। आर्थिक सुरक्षा, निश्चित राजस्व का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना था, जिससे उन्हें अपने औपनिवेशिक अभियानों और खर्चों को स्थिर रूप से संचालित करने में सहायता मिली। फिर आता जमींदारों के साथ गठबंधन। जमींदारों के साथ गठबंधन, निष्ठावान जमींदार, स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को अपने सहयोगी रूप में स्थापित किया और जमींदारों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक देकर ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। सामाजिक और राजनीतिक समर्थन, जमींदारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को स्थानीय स्तर पर समर्थन मिला, नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। और उसके बाद आता आपका कृषि सुधार, तीसरा पॉइंट, कृषि विकास की अपेक्षा। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को यह उम्मीद थी कि वे भूमि में सुधार करेंगे और कृषि उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि अब वे स्थायी मालिक वहाँ पर बन चुके हैं। लंबी अवधि की योजनाएं बनाई गई थी। ये माना गया कि स्थायी मालिकाना हक ने जमींदारी लंबी अवधि की कृषि योजनाएं में निवेश करेंगे और जिससे कि कृषि का विकास होगा। किसानों की स्थिति पर क्या इसका प्रभाव पड़ा? तो देखो भैया, इसकी जो है मंशा तो जो सकारात्मक थी, लेकिन इसका प्रभाव किसानों पर नकारात्मक पड़ा। जैसे अत्यधिक कर लग गया, टैक्स लग गया बहुत ज़्यादा, है ना, तो किसानों पर जो है अत्यधिक टैक्स लगा और ब्रिटिश सरकार को तयशुदा राजस्व चुका सकें यह तय कर अक्सर किसानों की उत्पादन क्षमता में अधिक होता था। कहने का मतलब ये है कि भैया जितना कमा नहीं रहे थे उससे ज़्यादा तो उनका टैक्स जा रहा था, शोषण होने लगा। जमींदारों ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए क्या करा? किसानों का शोषण किया। किसानों को समय समय पर कर नहीं चुकाने पर सजा और दंड का भी सामना करना पड़ा, होता था ना पहले। किसानों की गरीबी और बदहाली, आर्थिक कठिनाइयाँ आ गई, किसान कर्ज में हो गए, है ना, तो आर्थिक कठिनाइयाँ और किसानों का कर्ज में दब जाना, भूमि से विस्थापन होना, जमींदारों के उत्पीड़न और अत्यधिक करों के कारण कई किसानों को अपनी जमीन खोकर जो है हाथ धो बैठना और अपनी भूमि छोड़कर मजदूरी या अन्य कामों के अंदर तलाश में जाना पड़ा। विस्थापन, जमीन खोने के कारण कई किसान विस्थापित हुए और उन्हें कई नई जगहों पर जाकर अपनी आजीविका को साधन ढूंढने पड़े। लास्ट पॉइंट है आपका कि कृषि उत्पादन पर प्रभाव क्या पड़ा? उत्पादन में गिरावट आ गई, क्योंकि भाई अत्यधिक कर होगा तो उत्पीड़न के कारण किसानों ने क्या करा? कृषि उत्पादन में रुचि खो दी और वो केवल अपनी आवश्यकता भर की खेती करने लगे। निवेश की कमी होने लगी। भूमि पर स्थायी अधिकार न होने के कारण किसान भूमि सुधार कृषि में निवेश करने से कतराते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, उनको क्यों अपना इतना वो रिस्क लेंगे? किसके लिए करेंगे? अपने लिए कर रहे थे जब तक तो ठीक था, पर अब दूसरे के लिए थोड़ी ना करेंगे। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने की जो मंशा थी वो आर्थिक स्थिरता, जमींदारों के साथ गठबंधन, कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करना था, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और जो है यहाँ पर आपने देख लिया, ये इसका आपका निष्कर्ष है। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो भैया आता है आपका रेतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में क्या अंतर है? ये यहीं पर है पूरा का पूरा, ठीक है, इसी के साथ है। रेतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में क्या अंतर है? कोई भी 3 उल्लेख कीजिए। हाँ भैया, तू पहले टिंडे बेच ले। यहाँ ये एक तो ना ये प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ पर कि भैया थोड़ी देर के अंदर ही कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल भैया, तरबूज बेचने वाला आ गया। चलिए, तो प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो रेतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त 2 प्रमुख भूमि राजस्व व्यवस्थाएं थी जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था। बहुत साधारण शब्दों में है, आराम से आप समझ लीजिए। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख अंतर थे वो देख लेते हैं। भूमि स्वामित्व और कर वसूली का ढांचा। भूमि स्वामित्व, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और उनसे स्थायी रूप से निश्चित राशि के रूप में राजस्व कर वसूला गया। कर वसूली, जमींदारों को एक निश्चित वार्षिक राजस्व देना होता था, भले ही वे अपने अधीन किसानों से कितना भी कर वसूले। जमींदारों का प्रमुख दायित्व ये था कि वे सरकार को निश्चित रूप में राशि प्रदान करेंगे। अब आता भैया रेतवाड़ी सिस्टम क्या था, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो भूमि स्वामित्व, इस व्यवस्था में किसान जो है सीधे सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसान खुद अपनी भूमि के मालिक होते थे। कर वसूली, बार बार वही कॉन्सेप्ट घूम के आ रहा है आपको, ये तो ईजी है कि किसानों से सीधा कर वसूल दिया जाता था। उनकी भूमि की पैदावार और उत्पादन पर आधारित होता था। इस व्यवस्था में कोई भी बिचौलिया नहीं होता था। दूसरा पॉइंट, राजस्व निर्धारण और अवतन। स्थायी, अगर हम देखें स्थायी बंदोबस्त के अंदर स्थायित्व, इस व्यवस्था में राजस्व की राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी जाती थी। इसे पुनरीक्षित नहीं किया जाता था। यह राशि भूमि की उपज, उत्पादन और आर्थिक स्थिति में बदलाव के बावजूद भी स्थिर रहती थी, चाहे कम हो ज़्यादा हो, उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
अवगतन की कमी, भूमि की उत्पादकता में परिवर्तन या आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव को ध्यान में नहीं रखा गया, जिससे कि समय के साथ में ये व्यवस्था अनुपयुक्त हो सकती थी। और रेतवाड़ी व्यवस्था के अंदर हमारे पॉइंट, उसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। समय समय पर पुनरीक्षण, राजस्व की दरें समय समय पर पुनरीक्षित की जा सकती थी, जो भूमि की उपज और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती थी। लचीलापन, इस व्यवस्था में भूमि की उत्पादकता और किसानों की आर्थिक स्थिति के आधार पर राजस्व में बदलाव किया जा सकता था। किसानों की स्थिति और प्रभाव। किसानों की स्थिति, तो भैया इस व्यवस्था में किसानों का शोषण बढ़ा, क्योंकि जमींदारों ने अपने लाभ के लिए अधिक कर वसूला और दयनीय स्थिति हो गई उनकी, शोषण भी हुआ उनका, ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। और किसानों की स्थिति, इस व्यवस्था में किसान सीधे सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे, तो उनकी स्थिति बहुत बेकार हो गई और वो अपने अधिकार और सुरक्षा, जो है किसान को अपने भूमि पर अधिकार सुरक्षा महसूस होती थी धीरे धीरे। स्वतंत्रता, किसान अपनी भूमि पर स्वतंत्र होते थे और वे सीधे सरकार को कर अदा करते थे, जिससे कि उनकी स्थिति बेहतर होने लगी। सारांश क्या है, यानी कि इसका जो निष्कर्ष है कि भूमि स्वामित्व स्थायी बंदोबस्त में जमींदार मालिक होते थे, जबकि रेतवाड़ी में किसान खुद मालिक होते थे। कर वसूली, स्थायी बंदोबस्त में कर स्थायी रूप से निर्धारित होता था और जमींदार के माध्यम से वसूला जाता था, और रेतवाड़ी में कर उत्पादन के आधार पर निर्धारित होता था कि जैसा उत्पादन होगा उसके आधार पर कर वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर सारा जो है ये वाले क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो भैया आगे चल लेते हैं जल्दी से, ये 2 प्रश्न और आपके रह गए हैं, 2-3 प्रश्न, इनको और ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट योर रेस्ट, और अच्छे से एग्जाम करना। अभी भैया कहाँ जा रहे हो, अभी तो अभी हमारे 2 प्रश्न और रह रहे हैं। तो कृषि के वाणिज्यकरण और ग्रामीण समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े, उसकी व्याख्या कीजिए। तो मैं थक गया हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आपको कम आ रही होगी, पर फिर भी हम पढ़ेंगे। तो कृषि के वाणिज्यकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें कृषि उत्पादन को घरेलू उपभोग के बजाय बाजार के लिए उगाया जाता था। कृषि वाणिज्यकरण का जो तात्पर्य है वो क्या है कि उसकी जो प्रक्रिया है कि कृषि जो उत्पादन है उसको घरेलू उपभोग के बजाय, मतलब घरेलू के लिए नहीं बनाना बल्कि बाजार के लिए बनाना है, यानी कि उसके लिए उगाना है। बाजार के लिए मतलब बेचने के लिए। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कृषि के वाणिज्यकरण ने ग्रामीण समाज पर व्यापक प्रभाव भी डाले। अब देखते हैं वो कौन कौन से प्रभाव थे भैया। आर्थिक प्रभाव, कृषि उत्पादन का जो विविधीकरण है, नकदी फसलें, निर्यात का प्रोत्साहन। जो ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि का जो वाणिज्यकरण करने का एक प्रमुख उद्देश्य था वो नकदी फसलें थी, जैसे कपास, जूट, नील, तंबाकू, चीनी और चाय, इसकी खेती को बढ़ावा देना। निर्यात का प्रोत्साहन, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि को वैश्विक बाजारों के साथ जोड़ने के लिए नकदी फसलों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित किया। इससे भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा। किसानों की आय में परिवर्तन, अस्थिर आय, नकदी फसलों की कीमतें अक्सर बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती थी। इससे किसानों की आय अस्थिर हो गई और वे बाजार की अनिश्चितताओं और प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। कर्ज का बोझ, नकदी फसलों की खेती के लिए आवश्यक उच्च निवेश के कारण किसानों को कर्ज लेना पड़ता था, है ना। अगर फसल खराब हो गई तो भैया हो गया बट टाएं टाएं। बाजार में कीमतें गिर जाती थी और किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे। फिर आता भैया सामाजिक प्रभाव। सामाजिक असमानता का विस्तार, जमींदारों का प्रभाव। वाणिज्य कृषि ने जमींदारों और धनी किसानों के प्रभाव को बढ़ावा दिया। वे बड़े पैमाने पर जो है भूमि पर कब्जा करने लगे और छोटे किसानों को उनके अधीन कर लिया गया। वर्ग विभाजन, वाणिज्य कृषि ने ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। धनी जमींदार और पूंजीपति किसान अमीर होते गए, जबकि छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर गरीब होते गए। ग्रामीण समाज की संरचना में बदलाव की बात करें तो मजदूरी और श्रम का बढ़ता महत्व, नकदी फसलों की खेती के लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर आधारित श्रम का विस्तार किया। ग्रामीण पलायन, नकदी फसलों के लिए भूमि का उपयोग करने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, जिससे कि खाद्यान्न की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ने लगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा। फिर आता हमारा तीसरा पॉइंट, इसमें पर्यावरणीय प्रभाव। भैया पर्यावरण भी तो कुछ है ना, प्रकृति भी तो कुछ है। तो मोनोकल्चर, यानी कि नकदी फसलों की खेती के लिए मोनोकल्चर, एक ही फसल की जो बड़े पैमाने पर जब खेती की जाती है उसको हम जो है मोनोकल्चर बोलते हैं। इसको बढ़ावा दिया गया, जिससे कि भूमि की उर्वरता में कमी आई और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होने लगा। नकदी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक जल और उर्वरक का उपयोग किया गया, जिससे कि जल संकट और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी। उसके बाद में आपका भैया फोर्थ पॉइंट है आपका
संस्थागत और नीतिगत प्रभाव, औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव, राजस्व नीतियां ब्रिटिश शासन के दौरान लागू की गई और अलग अलग जो है इसके अंदर हमारे पॉइंट्स इसमें देखे गए हैं। फिर क्रेडिट और वित्त है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज और वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार नहीं हुआ, इससे किसान साहूकार कर्ज के जाल में फंस गए। ये आपका भैया फिर आ गया निष्कर्ष, इसको देख लीजिएगा आप। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। निष्कर्ष खत्म आपका। लास्ट क्वेश्चन इसमें से इस वाले बुक का, भारत में महिलाओं के धर्म और स्थिति पर राम मोहन राय के विचारों को विस्तार से वर्णन कीजिए। आपके इसमें 2-3 प्रश्न और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी एंड ऑल, ठीक है। तो भारतीय समाज में महिलाओं के धर्म और स्थिति पर राजा राम मोहन राय, इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे एक विशेष दार्शनिक थे, समाजसेवी थे, समाजशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर गहरे विचार व्यक्त किए। महिलाओं के धर्म पर राजा राम मोहन राय के विचार जो है वो क्या थे? समानता का अधिकार। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को समानता का अधिकार माना। उन्होंने समाज को समझाया कि महिलाओं को भी धार्मिक और सामाजिक अधिकार का सम्मान करना चाहिए। तो भैया सही बात है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। शिक्षा का महत्व बताया कि जी राय ने बोला महिलाओं के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाए। धार्मिक स्वतंत्रता, राजा राम मोहन राय का मानना था कि महिलाओं को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हक होना चाहिए। महिलाओं के समाज में स्थिति पर उनके क्या विचार थे? पति पत्नी के संबंध, तो राय जी ने बोला है कि पति पत्नी के संबंध को सातित्वपूर्ण और समानतापूर्ण बनाने के लिए समाज को प्रेरित किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है महिलाओं के अधिकारों का समर्थन, मतलब उन्होंने जो है पूरी तरीके से सपोर्ट किया कि महिला पुरुष के ही बराबर है और उसका पति जिस तरीके से उस पर हक रखता है तो वो भी अपने पति पर उतना ही हक रखती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और आपकी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। इसमें एक क्वेश्चन और आप कर सकते हो 1856 के अंदर, ठीक है। जो 1856 की जो स्थिति थी उसके विभाजन के कारण बताइए। सॉरी 1856 नहीं, क्या था वो, हाँ 1856 के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समय मिले तो आप इस प्रश्न को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो भैया ये आपकी जो वीडियो मैंने आपको बना के दी है, तो जितने भी बच्चे हैं जिसमें मैंने बोला था आपको सेमेस्टर 4 के, हाँ भैया बजा ले, सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सेमेस्टर 4 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम के, उन सभी के लिए वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको और सब्जेक्ट्स की वीडियो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकूं। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।